हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। जैसा कि आप सभी को जान रहे हैं, काउंसलिंग प्रोसेस हर तरफ स्टार्ट कर दी गई है और काउंसलिंग को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और क्वेरीज होते हैं आप सभी के मन में। चाहे वो कन्फ्यूज़न आपके चॉइस फिलिंग से रिलेटेड हो, चाहे एग्जिट को लेकर के हो, सीट सरेंडर को लेकर के हो, या आपके अपग्रेडेशन के केस में आपके पैसे के रिफंड को लेकर के हो। आपको और भी कन्फ्यूजन्स होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है एमसीसी में, तो क्या आप स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आपने कोई सीट यहाँ पे होल्ड करी है, तो क्या आप बार्ड कर दिए जाएंगे स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में? क्या आपको मैंडेटरी है कि आपको एमसीसी पार्टिसिपेट ही करना होगा अगर आप स्टेट की काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? इन सब कन्फ्यूजन्स पे आज मैं आपको एक क्लैरिटी दूंगा, ताकि आप काउंसलिंग प्रोसेस को एक क्लियर माइंडसेट के साथ में आप अटेंड करें और किसी तरह का कन्फ्यूज़न आपके मन में ना हो। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फ्रेंड्स, पहला सवाल आपकी चॉइस फीलिंग्स से लेकर के है और सवाल ये है कि अगर किसी बच्चे को सीट अलॉटमेंट में पार्टिसिपेट करना है और उसने चॉइस फिलिंग के दौरान आपसे अगर लोअर रैंक का बच्चा कोई कॉलेज को टॉप पोजीशन पे रखता है और उसी कॉलेज को आप सेकंड या फिर बॉटम पोजीशन पे रखते हैं, तो क्या ऐसे केस में वो सीट दूसरे बच्चे को अलॉट होगी जिसका लोअर रैंक है, क्योंकि उसने टॉप पोजीशन पे रखा था? तो आपको मैं बता दूं कि चॉइस फिलिंग का जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल है। पहले तो चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। चॉइस फिलिंग करते वक्त में आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए कि किस कॉलेज को आपको पहले रखना है, किस कॉलेज को आपको बाद में रखना है। आप चॉइस फिलिंग कॉलेज के रेटिंग्स को के बेसिस पे, या फिर कॉलेज की रैंकिंग के बेसिस पे, या फिर आप लोकेशन के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि किसी बच्चे ने उस कॉलेज को पहले पोजीशन पे रख दिया और वो आपके रैंक में बाद में आता है, तो उस बच्चे को वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये सिस्टम इस हिसाब से बनाया गया है कि आपको रैंक के बेसिस पे सिस्टम का एल्गोरिदम है वो सेट है कि सबसे पहले हायर रैंक के बच्चे को प्रेफरेंस के ऑर्डर में सीट अलॉटमेंट में उनको देखा जाता है कि सपोज आपका रैंक 5 है और दूसरे बच्चे का रैंक 6 है, तो ऐसे केस में पहले सिस्टम रैंक 5 पे आकर के रुकेगा और रैंक 5 के जितने भी चॉइसेस हैं वो उसके ऑर्डर में 1 2 3 4 5 के बेसिस पे वो मूव करता जाएगा, और जिस भी पोजीशन पे वो कॉलेज उनको दिखेगा कि ये कॉलेज अवेलेबल है, तो वो कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद में सीक्वेंस में वो नीचे की तरफ में नहीं आ जाएगा। तो ऐसे केस में जो बच्चे लोअर रैंक वाले बच्चे हैं, अगर वो कॉलेज को टॉप पोजीशन पे भी रखते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे ये है कि आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर जाकर के उनको दी जाएगी। ऐसा कन्फ्यूजन देखने को मिला है। लोग कहते हैं क्या कि हमने तो इस कॉलेज को रखा था अपने चॉइसेस में, बट दूसरे बच्चे को ये कॉलेज मिली है। तो इसका रीज़न ये है क्या कि ऑर्डर जो आपका था वो ये था कि फॉर एग्जांपल आपने अपने थर्ड पोजीशन पे मौलाना आज़ाद रखा था और सेकंड पोजीशन पे आपने गलती से यूसीएमएस रखा जिसका रैंक थोड़ा कम है। तो ऐसे केस में आपको ये कॉलेज हो सकता है मौलाना आज़ाद आपको अलॉट ना हो, क्योंकि आपने लोअर रैंक का कॉलेज जिसकी कट ऑफ कम होती है उसको आपने सेकंड पोजीशन रखा, और दूसरे बच्चे ने जो आपके बाद के रैंक वाला बच्चा है उसने उस कॉलेज को सेकंड पोजीशन पे रखा और यूसीएमएस को थर्ड पोजीशन पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट उस बच्चे को वो कॉलेज अलॉट हो गई, क्योंकि आपकी सीक्वेंस में प्रॉब्लम था, ना कि आपके किसी तरह के सिस्टम में प्रॉब्लम था कि जिसकी वजह से आपको वो कॉलेज अलॉट नहीं हुई। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग के में ऑर्डर बहुत मैटर करता है। लेकिन हाँ, प्रायोरिटी आपको ही मिलेगी पहले, आपके बाद में आपके लोअर रैंक बच्चे को मिलेगी। दूसरा सवाल ये है कि अगर आपको कोई अलॉटमेंट हुई है सीट की एमसीसी के द्वारा, तो क्या आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको एमसीसी के राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है तो आप ऐसे केस में स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर स्टेट में भी आपको कोई सीट राउंड 1 में अलॉट हुई है तो उस सीट को आप होल्ड करके एमसीसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस राउंड में किसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। अगला सवाल ये है कि फ्री एग्जिट क्या होता है और एग्जिट विद फॉरफीचर का क्या क्लाउज होता है? तो एग्जिट का क्लाउज ये होता है कि राउंड 1 आपका फ्री एग्जिट होता है। अगर राउंड 1 में आपको कोई सीट मिली, आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो वैसे केस में आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं और राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट करते हैं और उस केस में आपको सीट अलॉट हो जाती है,
और आप कंटिन्यू नहीं करते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो ऐसे केस में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा। अब आपके मन में ये होगा कि हमने राउंड 1 में फ्री एग्जिट तो ले लिया और ऐसे केस में हम राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या फिर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो क्या ऐसे केस में आपकी डिपॉजिट फॉरफिट होगी? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अगर राउंड 1 में फ्री एग्जिट ले चुके हैं और राउंड 2 में या फिर मॉपअप राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपका डिपॉजिट फॉरफिट नहीं होगा। डिपॉजिट आपका फॉरफिट इसी कंडीशन में होगा कि आपने राउंड 2 में रिपोर्ट नहीं किया है एडमिशन के बाद में, या फिर मॉपअप में एडमिशन आपको मिली और आप वहाँ पे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपका डिपॉजिट फॉरफिट कर लिया जाएगा। अगला सवाल ये है कि अगर आपको अपग्रेडेशन मिला है और ऐसे केस में जो आपने पहले राउंड में जो सीट अलॉटमेंट के बाद में फीस पे किया था, वो फीस आपको कब रिफंड किया जाएगा, ताकि इस पैसे को आप अपग्रेडेड कॉलेज में यूटिलाइज कर पाएँ। अपग्रेडेशन के केस में रूल ये है कि आपको अगर राउंड 1 में सीट आपको अलॉट हुई, आप रिपोर्ट किए, रिपोर्ट करने के बाद में राउंड 2 में आपको कोई नया कॉलेज अलॉट हो गया, यानी कि आप अपग्रेड हो गए। अपग्रेडेशन के केस में आपको अपने प्रीवियसली अलॉटेड कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट करना है, वहाँ पे आपको सीट सरेंडर का प्रोसेस जो है वो आपको कंप्लीट करना है, डॉक्यूमेंट वापस कलेक्ट करना है, अपनी अकाउंट डिटेल कॉलेज को देनी है और विदिन 24 आवर्स कॉलेज आपको आपके पैसे रिफंड कर देंगे। आप इस नोशन में नहीं रहिएगा क्या कि आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे और ये से बाद में वापस किया जाएगा। जो ये कन्फ्यूज़न है दोस्तों, कई लोगों के द्वारा कहा गया था कि पैसे बाद में वापस आते हैं, तो वो रूल अलग है। वो रूल ये है कि वो पेनल्टी क्लाउज है कि अगर आप राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट लेते हैं और रिपोर्टिंग के बाद में आप डिसकंटिन्यू करते हैं, तो ऐसे केस में आपके पैसे को बाद में लेट से रिफंड किया जाएगा, जो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, जहाँ पे मैक्सिमम 90 डेज का भी टाइम फ्रेम लग सकता है। बट आप अपग्रेडेशन के केस में आप बिल्कुल फ्री रहिए टेंशन से कि आपके पैसे ब्लॉक नहीं होंगे। आपको विदिन 24 आवर्स आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जिससे आप नेक्स्ट कॉलेज को रिपोर्टिंग के टाइम पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगला सवाल ये है कि अगर किसी बच्चे के साथ दिल्ली डोमिसाइल है, तो ऐसे केस में क्या उनको कोई सेपरेट काउंसलिंग में अटेंड करना है या फिर उनको सिर्फ एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है? जिन बच्चों के पास में दिल्ली डोमिसाइल है, यानी कि जिन्होंने 11th एंड 12th दिल्ली से किया है, इन बच्चों को अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसे कि मौलाना आज़ाद, यूसीएमएस और साथ में लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसके लिए उनको एमसीसी में पार्टिसिपेट करना होगा। इसके लिए कोई भी अलग से फॉर्म फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में आईपीयू के 2 कॉलेज हैं, जिनमें वर्धमान महावीर और डॉक्टर आरएमएल, इन 2 कॉलेज के लिए भी आपको एमसीसी में पार्टिसिपेट करना है। इसके बाद में जो 3 कॉलेज बचते हैं आईपीयू के, जिनमें एनडीएमसी, बाबा साहेब अम्बेडकर, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, इन 3 कॉलेज के लिए आपको आईपीयू का फॉर्म फिलिंग करना है। एमसीसी के थ्रू कोई भी प्रोसेस उसमें नहीं किया जाएगा। आपको साथ ही में बता दूं कि जो बच्चे एमसीसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए या फिर सीडब्ल्यू कोटा के लिए वो कर रहे हैं, तो सीडब्ल्यू कोटा के लिए उनको अलग से डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करवाना पड़ता है। बट बचे हुए जो बच्चे हैं जो कि जनरल कैटेगरी या फिर अदर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जो 85% इंटरनल कोटा सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग से नहीं कराना है। अगला सवाल ये है कि क्या आप अपनी सीट को सरेंडर कर सकते हैं अगर ये सीट आपको राउंड 2 में अलॉट हुई है? तो अगर आपको एमसीसी के राउंड 2 में कोई सीट अलॉटमेंट मिली है और आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो आप सीट सरेंडर कर सकते हैं। बट ऐसे केस में आपका डिपॉजिट फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो ध्यान से आप काउंसलिंग को देखिए, क्योंकि आपके डिपॉजिट बहुत मायने रखेंगे। ये फॉरफिट होगा, आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। साथ ही में अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। अगला सवाल ये है कि अगर आपको राउंड 2 या फिर राउंड 1 में सीट मिली थी एमसीसी की, जिसको आपने सरेंडर कर दिया, तो ऐसे केस में क्या आप रीअपियर कर सकते हैं मॉपअप राउंड में? अगर आपने राउंड 2 में सीट को सरेंडर किया है, तो ऐसे केस में आप मॉपअप राउंड में फिर से अपियर हो सकते हैं। बट ऐसे केस में आपको फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करनी होगी, जिसके बेसिस पे आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगला सवाल ये है कि क्या आप डायरेक्टली स्टे वैकेंसी राउंड में अप्लाई कर सकते हैं? आप स्टे वैकेंसी राउंड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल होने के लिए आपको राउंड 1, राउंड 2 या फिर मॉपअप में से किसी भी एक राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा। आपको बता दूं कि फॉर्म फिलिंग का रूल ये है कि इसे ओपन किया जाता है राउंड 1 में, राउंड 2 में और मॉपअप राउंड, तीनों राउंड में।
आप डायरेक्टली राउंड 1, राउंड 2 या फिर मॉपअप में से किसी भी एक राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा कहीं पे कोई रूल नहीं है कि आपने राउंड 1 में नहीं पार्टिसिपेट किया है तो आप राउंड 2 में फॉर्म फिलिंग नहीं कर सकते हैं। आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। अगर आप राउंड स्किप करेंगे तो ऐसे केस में आप सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी है वो आप बचा सकते हैं, इस फंड को आप यूटिलाइज कर सकते हैं जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप राउंड 1 में अप्लाई करें ही, आप डायरेक्टली राउंड 2 या फिर मॉपअप राउंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल ये है कि क्या आपको बार्ड कर दिया जाएगा अगर आपने कोई भी सीट एमसीसी की राउंड 2 में अलॉटेड सीट पे रिपोर्ट किया है तो? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने राउंड 2 में सीट आपको मिली है एमसीसी की और आपने एडमिशन ले लिया है कॉलेज में जा करके, तो ऐसे केस में आपको स्टेट काउंसलिंग में बार्ड कर दिया जाएगा। बट उन बच्चों को बार्ड नहीं किया जाएगा जिनको सीट मिली थी और उन्होंने एग्जिट ले लिया राउंड 2 में विथ फॉरफीचर ऑफ डिपॉजिट। इसी तरह से स्टेट काउंसलिंग में भी अगर आपको कोई सीट मिलती है तो ऐसे केस में अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आप एमसीसी के आगे के राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आप पार्टिसिपेट करिए ताकि आप सीट होल्ड करके आप सोचेंगे क्या कि अब एमसीसी भी देख लें और स्टेट भी देख लें, तो ऐसा प्रोसेस नहीं परमिटेड है। अगला सवाल यह है कि क्या आप एलिजिबल रहेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में अगर आपने एमसीसी अप्लाई नहीं किया है? जी, आपको मैं बता दूं कि इस तरह का कोई भी प्रोसेस नहीं है कि जहां पे आपको मैंडेटरी है कि एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही होगा तभी आप जाके स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर आप स्टेट में अगर नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको एमसीसी में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। इस तरह का कोई भी रूल नहीं है। बिल्कुल दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। आप चाहें तो आप एमसीसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे नहीं भी कर सकते हैं। स्टेट में आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहे नहीं भी कर सकते हैं। आप इन दोनों काउंसलिंग प्रोसेस को आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आप एक दूसरे में पार्टिसिपेट नहीं किए हों तो भी। दोस्तों, आपको अगर किसी तरह की काउंसलिंग सर्विसेज चाहिए तो आप हमारी टीम के साथ में 7678676001 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया है। अगर आपको ये पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.